नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7 और मैं हूं आपके साथ परेश शर्मा। और आज की लाइव डिबेट आप देख सकते हैं HSP न्यूज 24/7 चैनल पर। तो आप लाइव जाइए और हमारे साथ जुड़े, अपने सवाल आप लाइव ही हमें दे सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो लाइव डिबेट में जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान वो है कांग्रेस से आकाश शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रवक्ता। स्वागत करते हैं आकाश शर्मा जी का। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उसके बाद हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह ठाकुर जी। नमस्कार, सभी दर्शकों का भी मेरी तरफ से धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ है कुशाल भारद्वाज जी, CPIM स्टेट सचिवालय सदस्य भी हैं और जिला सचिव भी है, जिला परिषद सदस्य भी है। और हमारे बीच अब भाजपा से सबसे लेट लतीफ आ रहे हैं राकेश वालिया जी, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो हम सवाल कर रहे हैं वो है मिशन लोटस। आम आदमी पार्टी से मेरा ये सवाल है, शेर सिंह जी, ये मिशन लोटस क्या है? देखिए, जिस तरह से पूरा देश समझ रहा है कि बीजेपी जो है हर जगह पे चुनाव ना करा के दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदने का, खरीद फरोख्त करने का एक मिशन चलाती है, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से फंड रखा होता है जो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों से लिया होता है। और जो जनता का टैक्स का पैसा है, ये जितने उद्योगपतियों को लोन दिया होता है उसको राइट आउट किया जाता है। अभी लगभग 2014 से अब तक 11.5 लाख करोड़ जो है लोन राइट ऑफ हो चुका है। तो बदले में जो पार्टी फंड इनको मिलता है इन उद्योगपतियों से, उसका इस्तेमाल ये पूरे देश में चुने हुए विधायकों को या सांसदों को खरीदने में खर्च करती है। इसके लिए इन्होंने पहले दिल्ली में कोशिश करी, लेकिन जैसा सबको विदित है आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और उसके नेता भी कट्टर ईमानदार होते हैं। तो वहाँ पे इनका ये मिशन जो है कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जैसा आपको सर्वविदित है, ये गोवा में अभी हाल ही में इन्होंने 8 विधायक जो कांग्रेस पार्टी से थे उन्होंने खरीद लिए। तो हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोगों के जो एक मत देने की व्यवस्था है उस पर ये इनका धीरे धीरे विश्वास हटता जा रहा है, या यूं कहिए कि लोगों का इस पार्टी से विश्वास हटता जा रहा है। विश्वास तो आपके ऊपर भी है, इसके लिए विश्वास आपके ऊपर है। चलिए मैं आपके पास बाद में आती हूँ। सबसे पहले मैं आकाश जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वाले बिक रहे हैं और खरीदार आपके साथ ही बैठे हैं भाजपा वाले, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि कांग्रेस वाले हर जगह बिक रहे हैं? आज बहुत दुखद प्रसंग है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। कोई भी लोग जो हैं अपने जनप्रतिनिधि को जब भेजते हैं तो बड़ी आशा और आकांक्षा के साथ भेजते हैं। वो चाहते हैं कि विधानसभा के पटल पर, लोकसभा के पटल पर वो उनकी समस्याओं को उठाएं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन जब जनप्रतिनिधि किसी पार्टी विशेष से जाकर जो है वहाँ पर प्रलोभनों में बिक जाते हैं और उनको दूसरी पार्टी प्रलोभित करती है। हमारे कानून में एक व्याख्यान है कि सजा का हकदार केवल जो प्रलोभित होता है वही नहीं है, सजा का हकदार वो भी है जो प्रलोभन देता है। दिस इज वेरी क्लियर इन IPC सेक्शन। तो सबसे बड़ा हकदार सजा का आज सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग एक ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं, जो लोगों में यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से और सरेआम जो है लोकतांत्रिक हितों की हत्या कर रहे हैं,
आज जितने भी स्टेट्स में, भारतवर्ष में सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो शुद्ध सरकारें नहीं हैं, वो विशुद्ध सरकारें हैं। या तो कांग्रेस से तोड़ के उनको लाया गया है या किसी अन्य पार्टी के हस्तक्षेप करके उनको बनाया गया है। हमें वो भी याद है, आज मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की और पूरी मेजॉरिटी में लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, तो पंडित जी ने कहा कि विपक्ष का होना बहुत लाजमी है, विपक्ष के बगैर जो है सत्ता पक्ष सकारात्मक भूमिका को नहीं निभा सकता। लेकिन यह बहुत दुखद है कि मोदी जी की सरकार बनने पर इनका सबसे पहले नारा यह था कि भारतवर्ष कांग्रेस मुक्त हमने बनाना है। यदि आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को प्रलोभित करेंगे, ललायित करेंगे, उनको खरीदेंगे, और इस मंच के माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं उन कांग्रेस के बिके हुए नुमाइंदों को कि तुम सरेआम जो है जनता की आशा और आकांक्षाओं का जो है गला घोंट रहे हैं। जनता ने तुम्हें कांग्रेस के चिन्ह पे जिताकर भेजा है, और यदि तुम चंद पैसों के लिए, चंद प्रलोभनों के लिए बिक जाते हो तो तुम जनता के सबसे बड़ी हितैषी। और हमें आने वाले टाइम में ऐसा भी लगता है परी जी कि बड़े शीघ्र ये संशोधन कई बार पार्टियों के द्वारा किया गया कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से संबंधित है और लोगों ने जिस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, समस्याओं को उजागर करने के लिए उनको भेजा है, वो उसी का पक्ष जो है उस पटल पर रखे। लेकिन आज की स्थिति में बेहद दुखद स्थिति है। सवेरे का सवाल करते हैं जी, आप अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं अपनी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के उन बिके हुए दरिंदों पर आरोप लगा रहा हूं जो हमारी पार्टी से टिकट प्राप्त करते हैं, जो हमारी पार्टी के पक्ष को रखने के लिए भेजे जाते हैं और चंद पैसों के टुकड़े पर अब बिक जाते हैं और पार्टी को बदनाम करते हैं। बिल्कुल राकेश जी, आप लोग खरीदार बने हुए हैं, जहां देखो वहां खरीदारी ही हो रही है। चलती हुई सरकार को गिरा देते हैं। गोवा में 11 में से 8 विधायक आप लोगों ने चंद ही सेकंड में खरीद लिए। क्या बात है, इतना पैसा आप लोगों के पास आया कहां से? खरीदार कैसे बन गए आप लोग? सबसे पहले तो मैं इस डिबेट में SP 24x7 चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता परिवार के किसी सदस्यों को यहाँ पे बुलाया, और मैं इस डिबेट में निवेदन भी करता हूं शब्दों का वो प्रयोग करें, खरीदार। आप शब्द डिबेट में, हम मंडी छोटी उत्तरकाशी में बैठे हैं, हम सभ्यता संस्कृति के हिसाब से यहाँ पे बात करें। दूसरा, मैं आपके प्रश्न का जवाब भी दूंगा। लगते रहे हैं ना भाजपा पर तो हमेशा अब लोटस मिशन का। मैं इसमें ऐसा कहना चाहूंगा, पहले तो आम आदमी पार्टी के भाई ने एक, उनके ऊपर मैं उनका जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है। हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो लोकतंत्र, इस भारत देश के लोकतंत्र पर विश्वास भी करता है, और इस भारत देश के लोकतंत्र के ऊपर हमें गर्व भी है। दूसरा, भाई आकाश जी ने कहा कि जैसा कि आम आदमी पार्टी के यहां पर जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में काम कर रही है, वो हमारे कुछ लोगों को, कांग्रेस के लोगों को अपने में मिला रही है। मैं कहना चाहूंगा, जब नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, जब किसी पार्टी का नेतृत्व सक्षम नहीं रहता है, जब किसी पार्टी के नेतृत्व में इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रहती है, तो जो ईमानदार आदमी है, जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस देश के ऐसे नेतृत्व की तलाश करते हैं जो इस देश और समाज को अच्छी दिशा दे सके। और यही कारण भी है आज कांग्रेस के कुछ मित्र जो इस देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको लगा इस देश में एक सक्षम नेतृत्व है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जो इस देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, था, है और रहेगा। और दूसरी बात, खरीद फरोख्त, वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखा जाए, यूपीए सरकार में जो आदत पड़ी है, शायद उनको शब्दों में भाई साहब बयान कर रहे हैं, खरीद फरोख्त। ये शब्द ठीक नहीं है। राजनीति में
कोई व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए, वो विचारधारा को ज्वाइन करने के लिए, वो एक विचार के लिए वो किसी पार्टी में आता है तो उसको खरीद का शब्द दे दिया जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, देश और समाज के लिए काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में उसका सभी का स्वागत है। क्या ये आरोप सही नहीं है? आरोप मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसका जवाब मैंने दे दिया। मैंने आपसे एक सवाल और भी किया था कि भाजपा के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखकर कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की नीतियों को देखकर, आदरणीय जयराम जी की कल्याणकारी योजनाओं को देखकर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस हिमाचल प्रदेश के लिए और देश के लिए कुछ ठीक कर रही है, उसका स्वागत है। या खरीद फरोख्त की बात ही नहीं है। मैं तुषार जी से जानना चाहूंगी कि तीनों की बात आपने सुनी, कहां तक सही है तीनों की बात? तीनों ने ये माना लगभग कि वो खरीद फरोख्त भी होती है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना भी है। और ये हकीकत है कि सुबह कोई कांग्रेस में है तो दिन में वो भाजपा में चला जाता है, शाम को आम आदमी पार्टी में शामिल होता है, शाम को आम आदमी पार्टी में है तो सुबह कोई उनमें से भाजपा में, कोई कांग्रेस पे चला जाता है। और इसके पीछे मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा कारण ये है, जो तीनों पार्टियों की जो आर्थिक नीति है वो एक समान है। अभी अगर हम देखें इस देश के अंदर एक ऐसा तंत्र चल रहा है, एक ऐसा राज चल रहा है जिसमें संसाधनों को बेचा जा रहा है बड़े पैमाने पर, जिसमें आम आदमी के सारी सुख सुविधाएं छीन करके बड़े पूंजीपति के हवाले की जा रही हैं। और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का दौर चला है, यानी कि सरकार द्वारा पोषित पूंजीवाद हमारे देश के अंदर, और उससे जो मुनाफा पूंजीपति को पहुंचाया जा रहा है हमारे संसाधनों को बेच करके, हमारे संसाधनों को लुटवा करके, वही पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास, खास करके सत्ता पक्ष के पास जो है जा रहा है पूंजीपतियों से, और उसी को खरीदो फरोख्त हो रही है। और ये सच्चाई है कि तीनों पार्टियों में ये भी नहीं पता लगता कि जो प्रवक्ता आज यहाँ पर बैठे हो शाम को किस पार्टी में होंगे और सुबह किस में होंगे। क्योंकि आमतौर पर हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं हिमाचल में, कोई दिल्ली जाकर के आज केजरीवाल जी को जो है माला पहना के आता है तो अगले दिन आकर के वो या तो प्रतिभा सिंह जी को या फिर जो है जयराम जी को माला पहनाते हैं। कोई आज भाजपा में तो कल को जो है वो प्रतिभा सिंह जी को माला पहना के आ जाते हैं या कहीं केजरीवाल को पहना के आ जाते हैं। और कोई आज कांग्रेस में है तो उनमें से भाजपा में है तो कोई जो है कहीं और चला जाता है। मुझे लगता है कि आर्थिक नीतियाँ समान है। मेरी पार्टी CPIM, हम वैकल्पिक नीतियों की बात करते हैं, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और आज आप देखते हैं कि ये सच्चाई है, ये जो सरकार है केंद्र की, ये सरकार ED का गलत इस्तेमाल कर रही है, CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये सरकार हमारे जो चुनी हुई संस्था है उनको कमजोर कर रही है, हमारी संवैधानिक संस्था को कमजोर कर रही है। और उसके साथ साथ ये जो डराया जा रहा है आज ED और CBI के माध्यम से, मेरी पार्टी को छोड़ करके, वामपंथ को छोड़ करके इस देश के अंदर सब डरते हैं। हमारी पार्टी का जहाँ पे शासन रहा है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। और इसलिए कभी आपने नहीं सुना कि जो है CPM के लोग जो है वो भाजपा में चले गए, कहीं और चले गए, क्योंकि हमें उस बात का डर नहीं है कि जो डरेगा वही जिसने कुछ गलत किया है। सर आपके लोग तो बहुत कम है ना, देश में बहुत कम है आप लोग। नहीं, बहुत कम नहीं है। हमारे अभी कुछ साल पहले हमारे 60, अगर आपके पास भी टॉपर होके या हिमाचल में भी अगर आपके विधायक होते तो शायद ऐसा हो सकता है, या दूसरे राज्य में आपके विधायक होते, मंत्री होते, तो वो भी कहीं ना कहीं बिकने के लिए तैयार रहते। बेसिक डिफरेंस ये है कि आप राजनीति किसके लिए करते हैं। जो मेरी पार्टी है उसकी राजनीति जनता के लिए है। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को स्थापित करना है राजनीति में, किसी को बड़ा नेता बनाना है। मकसद ये है कि इस देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आए, इस देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार मिले, इस देश के अंदर जो भूखा है उसको जो है रोटी मिले, इस देश के अंदर सबको आवास मिले, सबको स्वास्थ्य शिक्षा मिले। और जब आप इस तरीके की राजनीति करते हैं तो उसको बिकने की जरूरत नहीं होती। आकाश शर्मा जी, क्या सबको जो कुशाल भारद्वाज जी ने बोला ऐसा है क्या? रोटी सबको मिल रही है, आवास सबको मिल रहा है? मैं बड़े उससे पहले वालिया जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी और इनका शीर्ष नेतृत्व एक इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन बन गई है कि जो भी लोग, चाहे वो कीचड़ के दलदल में, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर
ईडी की इंक्वायरी से, सीबीआई की इंक्वायरी से त्रस्त हैं, वो उस मशीन में जाते हैं और हर हर गंगे बोल के जो है वो बाहर आ जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं रहता। आज भारतवर्ष में तकरीबन 300 से ज़्यादा सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं लोकसभा में, और 85 जो हैं हमारे कांग्रेस के लोग जो हैं वहाँ गए हुए हैं इनकी सरकारों को बनाने के लिए। सेकेंडली, विधानसभा में इनके 1000 से ज़्यादा एमएलएज हैं। और आपने कभी सुना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, किसी भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स की इंक्वायरी ईडी द्वारा की गई? कोई सीबीआई का व्यक्ति वहां पे गया क्या? कभी किसी मीडिया के माध्यम से आपको पता लगा? आपको यही पता लगेगा कि फला कांग्रेस के चला गया, फला आजकल आम आदमी पार्टी बेचारे संभाल के रख रहे हैं, दिल्ली में इनके भी भागने की फिराक में हैं। तो इस प्रकार की शेर सिंह जी, आपके मनीष सिसोदिया जी कई बार बोल चुके हैं कि मेरे ऊपर ईडी का अंदर जेल में ढुकवाने की बात कई बार कह गई है, कहाँ तक सही है? और राकेश जी, आप इसके जवाब देने के लिए भी तैयार रहें। देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आज हिमाचल प्रदेश सरकार पर 70,000 करोड़ का लोन है। और जब बीजेपी पार्टी आई थी तो वहां 47,000 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट किया था। बात ये करते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि हम इस प्रदेश को चला सकते हैं, और बीजेपी भी कहती है कि हमने इस प्रदेश को अच्छी तरह से चलाया हुआ है। लेकिन बात समझने की क्या है कि अगर आपकी नीयत और नीति अच्छी है तो फिर प्रदेश के लोगों के ऊपर ये लोन क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज हिंदुस्तान में एक ही सरकार है, वो दिल्ली सरकार है, जिसका बजट घाटे में नहीं है और जिसका ना उसके ऊपर किसी प्रकार का लोन है, और बजट जो है बढ़ता जा रहा है। तो आज प्रदेश की जनता को अगर किसी सरकार की जरूरत है तो आम आदमी पार्टी सरकार की जरूरत है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ये लोग इतना अच्छा शासन चला रहे होते तो प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ का जो है लोन आज तक ना हुआ होता। ठीक है, मैं दिल्ली की सरकार के ऊपर डोंट मिसगाइड द पीपल बिकॉज छोटी काशी दिल्ली का लोग 45,000 करोड़ के करीब लोन है, और पंजाब सरकार में इनकी सरकार बनी है, वहां पे 55,000 करोड़ के। ये 1 करोड़ तो ये मान के चलिए कांग्रेस की सरकार के टाइम का ही था। ये जो जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, तो पंजाब में तो अभी जुम्मा आप कहो कि 4-5 महीने ही हुए हैं, और वो जितने भी वो वहाँ पे सब पिछली सरकारों का है। हाँ, वो भी इन्होंने मुफ्त का स्टॉल लगा दिया हुआ है, वो डाउन होने की कगार में। आज मैं इस बात को मैं चाह रहा था कि दोनों पार्टियां जरूर बोले। मैं इसमें अगर मुफ्त की बात कर रहे हैं, ऐसा है प्रवक्ता जी डिबेट लगी है, भाषण नहीं लगा है। मैं ये चीज बोलूंगा, मैंने अभी बाहर एक बोर्ड देखा, उसमें जयराम जी ने पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, उनका फोटो भी लगा हुआ है, 125 यूनिट फ्री देने का कुछ उसका वो खुशी मना रहे हैं। हम तो बोलते हैं, मैं आपका जवाब दे देता हूँ सारे प्रश्न। अगर प्रदेश का अगर जनता का टैक्स लिया जा रहा है, प्रवक्ता जी, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के तो सिर्फ इतना करी कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली की स्थिति और पंजाब की स्थिति पूरे हिंदुस्तान के सामने है। आज पंजाब के हालात सबके सामने है। पंजाब के लोगों से पूछा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद की स्थिति को अपने आप बयान कर रहे हैं। दूसरा बात, मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में एक ही आदमी पूरे विश्व में ईमानदार है। ये ऐसा ही कहते हैं, ये ऐसा ही कहते हैं।
ऐसा कहते हैं जैसे कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो जनता बैठी है, हम बैठे हैं, जो पब्लिक बैठी है, सब भ्रष्टाचारी है, सिर्फ एक ही नेता ईमानदार है। ये जो पब्लिक बैठी है ये भी देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल अगर इतना ईमानदार था, आज मनीष सिसोदिया की क्या हालत है। आज इनका हेल्थ मिनिस्टर आज अंदर जाने के लिए जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे उनकी क्या हालत है। आज दिल्ली में जितने एमएलए जीते थे, आज वो एमएलए कानून के अंदर कहते हैं फिर लोकतंत्र पे हमें विश्वास नहीं है, कानून पे विश्वास नहीं है, केंद्र की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें राज्यपाल के ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास तो कीजिए। बाकी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है। कुशाल जी आप बड़े प्रमुख हैं, कुछ बीच में बोलना मैंने भी नहीं बोला आपके बीच में। आप एक सीनियर नेता है सीपीआईएम के साथ, और पूरे हिमाचल प्रदेश में मेरे को लगता है कि आप ही हमें दिखते भी हैं। जैसे मैडम जी ने भी कहा कि मैं ज्यादा इसमें बोलना नहीं चाहूंगा। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी ने भी जो नहीं मौका सबको मिलना चाहिए ना। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का जवाब दे देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, कुशाल जी आप अपनी बात रखिए। देखो ये जो तू मैं चल रही है, इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं तो पहले ही कह रहा था डिबेट को डिबेट की तरह चलाएं तो ठीक और रहता यहाँ है। पर चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि इस वक्त डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में और प्रदेश में। सवाल ये है कि वो जो डबल इंजन की सरकार है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है और जिसके मद्देनजर आपने ये डिबेट रखी है, उसमें उस परफॉर्मेंस के आधार पर ये चर्चा होनी चाहिए। हमने सबको मालूम है कि जब मोदी जी पहली बार इस देश में विकल्प प्रस्तुत करते हुए आए थे कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो क्या क्या करेंगे, उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया हर एक के बैंक खाते में जमा होगा, और इसलिए जमा होगा कि विदेशों में जो काला धन है उसको हम वापस लाएंगे, नंबर 1। और उसके साथ साथ हर साल 2 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। अगर 5 साल सरकार चलेगी तो 10 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। अभी उस सरकार के 8 साल हो गए। तीसरा सवाल भी एक दो नहीं प्लीज आपकी आसानी रहेगी, मैं आपका एक काम करूं। तीसरा जो है, उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा। रोजगार की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, तो मैं यहाँ युवाओं से ही एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए, सबके लिए जी। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आज हम देखें, जो सर्विस सेक्टर है पूरा चरमरा गया है। आप गांव में जाओ, बस से नहीं है कहीं पर भी। आप गांव में जाओ, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल खाली पड़े हैं। उसके साथ साथ अगर आप गांव के अंदर देखें, पानी छोड़ने वाला कोई नहीं है महकमों के अंदर, और जो पानी की सप्लाई है पूरी तरह से प्रभावित है। उसी के साथ अगर आप देखें तो सारी की सारी जो सेवाएं वो चरमरा गई हैं। इन सेवाओं को न केवल महंगा किया गया है बल्कि इनको प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जो हिमाचल प्रदेश में सरकार, और पिछली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो मंडी की जनता खास करके, क्योंकि यहाँ काशी की बड़ी बात हो रही है, मंडी जनपद की जनता को और पूरे जिला की जनता को एक विश्वास जगा था, एक आशा जगी थी कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने और अब बहुत ज्यादा विकास होगा। तो चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए कि पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अंदर, मंडी जिले के अंदर ऐसा कौन सा विकास हुआ जो आपको दर्शाने के लिए आप यहाँ पे बता सके कि हमने विकास किया है। और उसके साथ साथ आज हालात क्या हैं। आप फौज को भी आपने नहीं छोड़ा, आप जो है क्रांतिवीर 4 साल की नौकरी देंगे। एक नौजवान जो 17.5 साल की उम्र में जो है भर्ती होगा, वो जो है 21-22 साल की उम्र में वापस आएगा। इन नीतियों के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, और इसलिए ये जो डिबेट है बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल हिमाचल प्रदेश की जनता का है, ये सवाल मंडी जनपद की जनता का है। मोदी जी बताएं, जो आपने चुनावी वायदे किए थे कौन से पूरे किए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी वायदे लेकर के आई थी वो कौन से पूरे किए हैं। आप सड़कों की हालत देख लो, आप किसानों की हालत देख लो, आप बागवानों की हालत देख लो, आप बागवानों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। आप बागवानों की हालत देखो जी, प्लीज 1 मिनट। आप उनके ऊपर जीएसटी लगाते हैं, और उसके साथ साथ जो है आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों से वायदा किया था कि हम आएंगे सत्ता में और हम जो है ये नई पेंशन स्कीम को जो है खत्म करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएंगे। आप बताओ ना क्या किया। मेरा अगला सवाल ये है, सारे का सारा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हो गया, आप उसके लिए क्या किया बताओ ना। आगे बढ़ते हैं हम। ओपीएस की बात हो रही है, इन्होंने अभी ओपीएस की बात उठाई। ओपीएस
कांग्रेस कहती है कि जैसे हमारी सरकार आती है तो हम ओपीएस देंगे, और बीजेपी वाले तो इसमें बोलने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं, बोलते हैं हम नया नया कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार बार कहते हैं कि हम कुछ नया कर रहे हैं। अब ये बताएं कि ओपीएस का मुद्दा जो आजकल इतने दिन से 16 दिन से यहाँ पूरे प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश में लोग बैठे हुए हैं, इस मुद्दे पे क्यों कोई बात नहीं कर रहा? वालिया जी। सबसे पहले तो मैं आज अभी कुशाल भारद्वाज जी ने जो प्रश्न पूछे उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि अभी समय का बोलना अभाव है हमारे पास। शुरू किया है जी परिचय, अभी बोलना ही शुरू किया, शॉर्ट में बताऊंगा। जी। आज विकास की बात जो कुशाल जी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस छोटी काशी में विकास क्या किया, मैं बार बार कहता हूं विकास देखने के दो नजरिए होते हैं। आज अगर विकास हिमाचल प्रदेश में, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक शिमला हमारा था, यहां से विद्यार्थी शिमला पढ़ने के लिए जाते थे। आज हिमाचल प्रदेश में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अगर दूसरी यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। आज वहां 11 विषयों के ऊपर जो है शिक्षा दी जा रही है। वहां मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, यहाँ के बिलासपुर आसपास के जिलों के विद्यार्थी वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दूसरा मैं कहना चाहूंगा, दूसरे विकास की बात देखे जाएंगे तो मैं कहता हूं कुशाल भारद्वाज जी भी थोड़ा सैर करते हुए शिवधाम की तरफ जाएंगे तो शिवधाम जो आस्था की एक प्रतीक बनेगा आने वाले समय में, उस शिवधाम को अगर विकास नहीं दिखता है, अगर आप उस विकास को नहीं देखना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। आज टूरिज्म की दृष्टि से पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू किया है और किया भी है। आज मेडिकल अटल यूनिवर्सिटी बल में अगर खोली गई है, अगर वहां पे आज पूरे हिमाचल प्रदेश के बच्चों के एग्जाम कंडक्ट अगर नेचौक मेडिकल अटल यूनिवर्सिटी कर रही है तो हिमाचल प्रदेश में मंडी वासियों के लिए खुशी की बात है। विकास देखना है तो इस मंडी जिला के पूरे जिला में घूमकर पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमना चाहिए। और रही बात दूसरी बात की, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए, आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस जयराम ठाकुर की सरकार ने, जयराम जी जो जो कर सकते थे उन कर्मचारियों हितों के लिए करने का प्रयास भी किया है। और अगर कर्मचारियों की और भी मांगे हैं तो उसमें आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार आने वाले समय में इलेक्शन के समय कर्मचारियों के लिए और मैं कहना चाहूंगा कुशाल भारद्वाज जी को, आप कहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास के लिए तो भारत देश में दृष्टि रखना पड़ेगी। चाइना, एक मिनट बोलना चाहूंगा। कुशाल भारद्वाज जी, मैं आपको कुछ विकास बताना चाहता हूँ इस प्रदेश के। मैं फिर से कहना चाहूंगा परिधि बीच में ही बोलना, अपने आप ही बोलना, थोड़ा आप भी, मेरे से निवेदन है आपका। मैं एक चीज कुशाल भारद्वाज जी को हमारे पास इस वक्त पब्लिक के बीच से एक सवाल आ रहा है, जी सवाल कीजिए। सरकार ने और बच्चों के हित पे कुछ नहीं कर रही है और गुंडागर्दी सिखा रही है सरकार, बाकी कुछ नहीं कर रही है बच्चों के साथ। गुंडागर्दी सिखा रही है सरकार, बताएं।